तो नेक्स्ट जो स्थल है इस पे हम जो चर्चा कर रहे हैं ये है आलमगीरपुर। अब ये हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी इलाका था ये आलमगीरपुर था। एक प्रश्न तो पहले भी आ गया ये भी हमने देख लिया था कि ये हिंदन नदी के किनारे पे बसा हुआ था। ठीक है, और यूपी के कहते ही मेरठ जिले में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण को पूर्वी सीमा को ये दर्शाता है। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं तो नई बात इसमें कुछ है नहीं। देन हम बात करेंगे धोलावीरा। देखिए धोलावीरा को आपको इस तरह से समझना है, धोला मतलब सफ़ेद, तो इसका इस नाम का जो अर्थ है वह है सफ़ेद कुआं। सफ़ेद कुआं जो है इस नाम का अर्थ है। और अब धोला कुआं है, सफ़ेद कुएं तो कुछ कुएं वगैरह के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल यहाँ से कहते हैं कि 16 के लगभग जो है जलाशय प्राप्त हुए हैं। और धोलावीरा में एक बात हम पहले भी कर चुके हैं जो कि कुछ इस तरह से है कि प्रत्येक स्थल 2 भागों में बटा था। लोथल एक में था, कालीबंगा के दोनों भाग दुर्गीकृत थे और एक ऐसा ऐसा स्थल जो 3 भाग में बटा हुआ था। तीसरा भाग यानी बीच का भाग उसका स्टेडियम था। तो एक स्टेडियम के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और खुदाई का कार्य चूंकि गुजरात में है और खुदाई का कार्य पहले जगपति जोशी ने किया था। जगपति जोशी के द्वारा खुदाई का कार्य किया गया और उसके बाद में 1990 में आर एस विस्ट के द्वारा 1990 में विस्ट के द्वारा खुदाई का कार्य किया गया। ये हमने इतनी बात कर ली। ये आप फोटो देख रहे हैं साइड में, तो ये है स्टेडियम। यहाँ जो है ये स्टेडियम। तो चूंकि अब वर्तमान में तो यही साक्ष्य मिला है। तो ये जो बीच का जो तीसरा भाग हमने बताया था, जो बीच का भाग है स्टेडियम, तो ये बीच वाला भाग है स्टेडियम के, यहाँ से साक्ष्य मिले। तो जब आपसे चर्चा हो रही स्टेडियम की तो एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि स्टेडियम के साक्ष्य एक तो धोलावीरा से मिले मिले हैं, इसके अलावा स्टेडियम के साक्ष्य जो मिले हैं ये एक स्थल है अपना जूनी कुरान, यहाँ से भी स्टेडियम के साक्ष्य मिले जूनी कुरान से। ये भी गुजरात में ही है धोलावीरा के समान। फिर नेक्स्ट हम बात करें 16 से ज़्यादा जलाशय हैं, ये हमने बात कर ली। एक साइन बोर्ड मिला है यहाँ से। साइन बोर्ड में आपको बताऊं कि ये ऐसे एक पत्थर पे 26 अक्षरों में खुदा हुआ, मतलब 26 लिपि मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये जो साइन बोर्ड मिला है ये अपने धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। एक जगह पर सबसे ज़्यादा सिंधु लिपि देखने को यही मिलती है। इंपॉर्टेंट बात है ये। और अब बात करते हैं कि लास्ट पॉइंट अगर आप देखें कि भारत में उत्खनित सबसे बड़ा स्थल है। भारत में उत्खनित सबसे बड़ा स्थल है, बिल्कुल। वर्तमान में अगर मैं कुछ समय पहले की बात बताऊं तो नई रिसर्च में कहा गया है कि धोलावीरा सबसे बड़ा स्थल है, राखीगढ़ा सेकंड नंबर का सबसे बड़ा स्थल है और मोहनजोदड़ो थर्ड सबसे बड़ा स्थल है और हड़प्पा चौथा सबसे बड़ा स्थल है। तो वर्तमान में धोलावीरा को सबसे बड़ा स्थल माना गया नई रिसर्च के अनुसार। चूंकि कुछ समय पहले तक राखीगढ़ी को बड़ा स्थल माना गया था और कुछ उससे पहले मोहनजोदड़ो को बड़ा स्थल माना गया था। अभी आकार के अनुसार सबसे बड़ा स्थल अपने धोलावीरा ही है। और ये अपने यहाँ आप देख सकते हो कि इसकी लोकेशन क्या धोलावीरा की गुजरात में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूरकोतरा। सूरकोतरा में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है, तो बिल्कुल मिला है। आप इसको जानवर के परिप्रेक्ष्य में ऐसे कनेक्ट करके याद कर लो कि सूर, सुअर और घोड़ा। तो घोड़े के की अस्थियां मिली यहाँ से। देखिए घोड़े की मरण मूर्तियां तो मिली है कालीबंगा से, मिट्टी की मूर्तियां, और यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली। सूरकोतरा भी गुजरात में है, जगपति जोशी ने खुदाई का कार्य किया था। इसके अलावा यहाँ से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी साक्ष्य मिला है। देखो एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे। यूपीएससी में भी प्रश्न आया हुआ है, पीसीएस में भी ये प्रश्न आया हुआ है कि घोड़े से ये परिचित नहीं थे। वर्तमान में जो नई रिसर्च है जिसके तहत इतिहासकार ये कहते हैं कि ये लोग घोड़े से परिचित थे। ठीक है, किंतु आंसर की में जो है पूर्व पूर्व की परीक्षाओं में आंसर की में घोड़े से परिचित नहीं है दर्शाया गया, तो आपको भी यही मानना है कि घोड़े से परिचित नहीं थे। आगे हम बात करते हैं रंगपुर। देखें 2 जगह से चावल के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि जब आपने लोथल की बात की थी तो चावल के साक्ष्य लोथल से भी मिले, रंगपुर से भी लोथल के साक्ष्य मिले। जिस तरह से अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य लोथल से भी मिले, कालीबंगा से भी मिले, तो रंगपुर में हम बात करें तो रंगपुर नाम है तो रंगनाथ राव ने इसका खुदाई का कार्य किया था। मादर नदी के किनारे है ये गुजरात में।
और धान की, चावल के जो है वो यहाँ से साक्ष्य मिले, चावल की भूसी यहाँ से मिली है। और एक बात और, प्राक विकसित उत्तर, मतलब शहरी, ग्रामीण और फिर से ग्रामीण, इसके साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। सूतका गेंडोर पे हम बात कर चुके हैं, बार बार बात नहीं करेंगे। केवल एक बात हमें नहीं करनी है, वो ये कि सूतका गेंडोर की जो खुदाई का कार्य किया गया था 1927 में R.L. स्टाइन नामक विद्वान ने किया था। बाकी बंदरगाह था, ईरान की सीमा पे था, पश्चिमी इलाका था, ये दाश्क नदी के किनारे था, ये सब हमने बात कर ली। एक इसमें ये है कि मनुष्य की अस्थियों से भरा हुआ एक, राख से भरा हुआ, अस्थियों की राख से भरा हुआ एक बर्तन मिला है, और तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है। और एक दो और महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे कि कोट दीजी। देखो, कोट दीजी बात करो, आमरी बात करो, चनूदड़ो बात करो, अपने मोहनजोदड़ो बात करो, ये सब सिंधु के किनारे। अब इस कोट दीजी और इस आमरी की, इन दोनों की ये विशेषता है कि एक तो दोनों पाकिस्तान में है, सिंध में है, सिंधु नदी के किनारे, और दोनों ही प्राक हड़प्पा काल को दर्शाते हैं, कि प्राक हड़प्पा काल के दोनों स्थल हैं। और या हम बात करें तो इसकी कोट दीजी की जो खुदाई का कार्य किया था, ये फजल अहमद नामक विद्वान ने किया था। ये आपकी जानकारी यहाँ मिल जाएगी, फजल अहमद ने खुदाई का कार्य किया था। बात हम करते हैं आगे, नेक्स्ट जो स्थल है कुणाल पे। कुणाल पे एक ही पॉइंट आता है। कुणाल देखो है कहाँ कुणाल, तो कुणाल जो है अपने हरियाणा में है। ठीक है, कुणाल जो है वो हरियाणा में स्थित है। और हरियाणा की विशेषता युद्ध मैदानों के लिए तो देखो, चांदी के मुकुट मिले यहाँ से, जैसे हमने चांदी के बाणागर भी देखे, तांबे के बाणागर देखे थे पहले बनावली से। नेक्स्ट जो है हम चर्चा करते हैं राखी गढ़ी पे। वर्तमान में सेकंड नंबर सबसे बड़ा स्थल हरियाणा में है, जींद जिले में। ठीक है, और सेकंड नंबर तो, थर्ड नंबर मोहनजोदड़ो, फोर्थ नंबर पे हड़प्पा, और फर्स्ट नंबर पे हमने बात की थी जो कि अपने धोलावीरा था। अब एक दो और फैक्ट हैं जो कि स्थलों से संबंधित है, जैसे बिराना हरियाणा में स्थित है। पहले देखो माना गया था कि हड़प्पा सबसे प्राचीनतम स्थल है, इसी के आधार पर सभ्यता का नाम रख दिया गया था, लेकिन नई रिसर्च के तहत ये माना गया कि सबसे जो पुराना स्थल है ये बिराना है। फिर संगोल है चंडीगढ़ के पास, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले यहाँ से भी, और पीछे आपने देखे लोथल और कालीबंगा से भी मिले हैं। अली मुराद में कुएं के साक्ष्य मिले। अब देखो सिंधु, देखो यहाँ इस फोटो के अंदर अगर आप देखें तो ये देखो, ये रावी, ये चिनाब, ये झेलम, सभी के सभी नदियाँ जा रही है, ये सिंधु नदी। तो इनके किनारे स्थल बसे हुए हैं। तो होता क्या था कि एग्जैक्ट तो किनारे बसते नहीं थे, तो यहाँ से छोटी छोटी नहरें निकाल लिया करते थे नदियों से, और इनके किनारे बस जाते थे, तो इनको कुएं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अली मुराद से कुएं के साक्ष्य मिले, एक बात तो। दूसरी बात, आज भी अगर हम देखें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो नहरों का घनत्व है वो यही है, इसी क्षेत्र में है, जो कि पाकिस्तान है। घनत्व की बात आ रही है तो जब, तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि पूछे सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है, किस नदी के किनारे है, तो देखो गग्गर हकरा नदी के किनारे सबसे ज़्यादा घनत्व है, ध्यान रखना। गग्गर नदी जो कि पाकिस्तान में अकरा नाम से जानी जाती है। और वैसे पूछें कि सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्थल हैं। भारत में पूछें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल है, ध्यान रखें। एक दो और स्थलों के बारे में बताऊंगा मैं आपको, कानमेर कानमेर और गोलाधुरु। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, गोलाधुरु। कानमेर और गोलाधुरु ये दो प्रमुख स्थल हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नवीनतम स्थल माने जाते हैं, गुजरात में ये स्थित है। अब हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पे हम चर्चा करेंगे कि कैसी इनकी बसावट थी। तो देखो, ये तो अपनी चर्चा कर ली कि कौन, ज़्यादातर स्थल जो थे वो दो भाग में बटे थे। लोथल एक में, कालीबंगा के दोनों भाग दुर्गीकृत थे, दीवार से ढके हुए थे, और धोलावीरा तीन भाग में बटा था। ये तो आपने चर्चा कर ली, इसमें कोई वो नई बात नहीं है। अब बात जो करनी है हमें ये कि ये इनकी इस तरह से ग्रिड प्रणाली पर इनकी व्यवस्था थी। मैं आपको दिखा रहा हूँ फोटो में कि ये जैसे सड़क जा रही है तो सड़कें आपस में एक दूसरे को आमने सामने समकोण पर काट रही थी। ठीक है, तो इस तरह से इनकी, ये जैसे ये फिर से सड़क आ गई है, ये फिर से सड़क आ गई, तो समकोण पर काट रही थी एक दूसरे को सड़कें। तो कहते हैं कि ये ग्रिड प्रणाली पर बसा हुआ था ये सिंधु घाटी सभ्यता, समानांतर सड़कें थी।
एक आपसे प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या निम्न में से क्या विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की है, तो ये शब्द जो है वो याद रखना आप। ये जो मैं शब्द लिख रहा हूँ, योजनाबद्ध विन्यास, ना तो इनका धर्म, ना समाज, ना अन्य कोई तत्व, योजनाबद्ध विन्यास इनकी विशेषता है। कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता, योजनाबद्ध विन्यास। अब योजनाबद्ध विन्यास क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से बसा होना, जैसे मैंने अभी आपको बताया ग्रिड प्रणाली। ठीक है, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, मान लो कि यहाँ किसी का मकान है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये किसी का मान लो मकान है, तो यहाँ जो है इस मकान में खिड़की और दरवाजे यहाँ बैक साइड में खुले हुए हैं। ठीक है, मेन मुख्य सड़क के सामने खिड़की दरवाजे नहीं खुले, बैक साइड में खुलेंगे, ताकि कचरा वगैरह जो है मुख्य सड़क से घर में ना आए। और मुख्य सड़क जो है ये ऑक्सफोर्ड सर्किल कहलाती है। ऑक्सफोर्ड सर्किल नाम से मुख्य सड़क को कहा गया था। तो ये आपकी सिस्टम समझ में आ गया। ठीक है, अब सड़कें हैं जैसे, तो सड़कों के यहाँ किनारे हैं नालियाँ, है ना, ये नालियाँ निकल रही है, तो इस नालियों में पानी अलग से इकट्ठा होता था, कचरा अलग से जाता था, एक बेहतरीन व्यवस्था थी। ये इसकी विशेषता है। आगे हम बात करेंगे भवन निर्माण की। तो बड़े बड़े भवन थे, स्नानागार, पुरोहितों का वास, अन्नागार सभी थे। और ईंटों की बात करते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटें कैसी थी। तो यहाँ बात कर लेते हैं जो ब्लैंक जगह है। तो ईंटों पे बात करें कि देखो सामान्यतः अनुपात जो था 4:2:1 था। वर्तमान में भी आप देखो लगभग इसी अनुपात में ईंटें हैं। कालीबंगा की ईंटों का अनुपात कहते हैं कुछ अलग था, 4:2:1 की जगह 3:2:1 था। फिर कहते हैं कि सबसे बड़ी ईंट कहाँ से मिली है, तो सबसे बड़ी ईंट मिली है मोहनजोदड़ो से। और इसका आकार भी पूछा हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, 51-26-6 पॉइंटों में है, लेकिन आप तो मोटे तौर पे ये याद रखो 51 × 26 × 6 सेंटीमीटर। फिर कच्ची ईंटों की बात करें या अलंकृत ईंटों की बात करें, दोनों ही हमें पता है कालीबंगा में, तो ये हम बात कर चुके हैं पहले, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। फिर एल आकार की ईंटों की बात करें तो ये मोहनजोदड़ो में, तो ये भी हम बात कर चुके हैं। ईंटों के संदर्भ में अब ये सारी बात होगी। अब यहाँ एक पॉइंट आपके पास, जो ये राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट परीक्षा 2009 में प्रश्न पूछा गया है कि पत्थरों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो धोलावीरा से मिले हैं। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि पॉलिशदार स्तंभ के साक्ष्य कहाँ से मिले। पॉलिशदार स्तंभ, पॉलिशदार स्तंभ का मतलब एक पत्थर का जो है स्तंभ, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, जिस पर पॉलिश की गई है, तो उसके साक्ष्य मिले हैं अपने धोलावीरा से। इसके अलावा सूरकोटला से भी पत्थर के साक्ष्य मिले। देन हम बात करेंगे इनकी राजनीतिक जीवन पे कि कौन सा तंत्र था राजनीति शास्त्र में। अगर हम देखें तो राजनीतिक जीवन में क्या लोकतंत्र था, राजतंत्र था, अधिनायक तंत्र था या अन्य कोई तंत्र था। तो देखो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन आप ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जिस सिस्टमेटिक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी, इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि नगर निकाय, नगर निगम जैसी कोई बेहतरीन व्यवस्था तो जरूर होगी, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं मेके। देखो मेके ने कहा कि वर्तमान में जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था थी, प्रतिनिधात्मक सरकार, यानी जिस तरह से वर्तमान में देखिए हमारी प्रतिनिधि शासन करते हैं, है ना, संसद में जाते हैं, उसी तरह से कहता है मेके, इस तरह की व्यवस्था थी। हंटर, हंटर कहता है जनता हंटर मारेगी, जनतंत्रात्मक व्यवस्था है, सही काम नहीं किया तो जनता हंटर मारेगी। हंटर ने कहा जनता शासन करती थी। फिर देखो पीस से पिगट, पीस से पुरोहितों का शासन, कि पुरोहित जो था वो शासन करते थे। और इसी स्टुअर्ट पिगट ने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वा राजधानी है, जबकि दशरथ शर्मा ने कहा कि कालीबंगा तीसरी राजधानी है। तो ये तो आपके हो गए विचार, क्योंकि कोई प्रमाण तो मिला नहीं है, आपको तो ये विचार याद रखने हैं। क्या क्या विचार है, मेके ने कहा प्रतिनिधात्मक सरकार, हंटर ने कहा जनतंत्रात्मक पद्धति, पिगट ने पुरोहितों का शासन, और पिगट ने इनको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दोनों को जुड़वा राजधानी भी मानी है। एक गुलामों पर आधारित शासन प्रणाली, स्टव नामक एक विद्वान है वो मानते हैं, रूबेन और स्टव, ये और बता देता हूँ। रूबेन स्टव जो है ये क्या मानते हैं कि गुलाम या शासन करते थे, गुलामों पर आधारित शासन पद्धति थी, गुलामों पर आधारित
शासन पद्धति, ये जानकारी देते हैं रूबेन ओस्ट्रोव नामक विद्वान। चलिए आगे बढ़ते हैं और सोसाइटी पे बात करते हैं। समाज कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन में आप एक पॉइंट याद रखें, आपका ये समाज वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समता मूलक समाज। कौन सा समाज? समता मूलक समाज। एक बार आप इसको बोल देना, समता मूलक समाज। देखें, समता मूलक समाज का अर्थ होता है कि समाज में समानता है। समानता है, किसी भी तरह का भेदभाव समाज में देखने को नहीं मिलता। भेदभाव बोले तो कि ना तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेदभाव, ना जाति के आधार पर भेदभाव, ना पुरुष महिला में भेदभाव, तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। इसे आप समझिए समता मूलक समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ना तो वर्ण है, ना दास प्रथा है, ना जाति व्यवस्था है, ना महिला पुरुष में कोई विभेदीकरण देखने को मिलता है। ये आपके समझ में आ गई बात इस पॉइंट से। कुछ लोग कुछ इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि 4 वर्ण होंगे संभवतः, कुछ योद्धा का काम करते होंगे, कुछ विद्वान का पढ़ाई लिखाई का, कुछ व्यापारी, कुछ श्रमिक, ये केवल अंदाजा लगाया गया। लेकिन यह 4 प्रजाति के लोग मिले। देखो अभी तो मैंने आपको कहा जाति व्यवस्था नहीं है, तो ये जाति नहीं है, ये है प्रजाति। मतलब इनके शारीरिक ढांचे के आधार पर इनका डिवीजन किया गया है। ये कौन कौन हैं? देखो, सबसे पहले आप देखें, ए अल्पाइन, बी भूमध्य सागरीय, ठीक है, और पी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलाइड, ठीक है। तो ये 4 हैं, ABPM। क्या कौन कौन से? अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, और फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलाइड। अब ये पूछते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या में थी? भूमध्य सागरीय। मोहनजोदड़ो के लोग भी यही थे। फिर कहते हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है, इसका अन्य नाम क्या था? काकेशियस था। फिर आगे हम बात करें कि निग्रो प्रजाति के कोई भी लोग यहाँ नहीं थे। तो ये कुछ जैसे मैंने आपको फोटो दर्शाई है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये जैसे किसी का कान बड़ा, किसी का नाक बड़ा, किसी का होठ बड़ा, इस आधार पर इनका डिवीजन था। जैसे ये मंगोलाइड है, यहाँ आप देखो तो, और यहाँ आप देखो तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। तो इनका जो डिवीजन है इनके शारीरिक ढांचे के आधार पर किया गया। ये कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है या कोई मनुष्य के द्वारा किया गया भेदभाव नहीं है, ये तो प्रकृति प्रदत्त है। अब चूंकि हमने बात की, समाज जो था समानता मूलक था, समता मूलक समाज था। तो इस समता मूलक समाज की यह विशेषता है कि समाज में माता जो थी परिवार का मुख्य होती थी। इतिहास में मैं कहूँ तो ये पहली और आखिरी बार घटना घटित हुई है जब समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक का मतलब घर की जो मुखिया थी वह माता हुआ करती थी। आगे हम बात करें, कुछ हड्डियाँ वगैरह प्राप्त हुई है जिससे पता चलता है कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे ये लोग। और मोहनजोदड़ो से मैंने वो आपको बताया था, पुजारी का सिर मिला है, इसमें एक साल का उपयोग किया गया है जो कि कला को दर्शाता है। इसके अलावा हड़प्पा से काजल के साक्ष्य मिले, चनूदड़ो से हमने देखा था लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, इत्र के साक्ष्य मिले, धोलावीरा से कंघा के साक्ष्य मिले, जो कि सौंदर्य प्रसाधन में इनका उपयोग लाया गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। फिर बात करते हैं कि क्या क्या मनोरंजन के साधनों में उपयोग होता था। तो मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी लड़ाना, ये इनके कार्य थे। क्योंकि वर्तमान की तरह तो कोई इनके पास में गेम वगैरह थे नहीं, तो ये जानवरों के साथ ही खेला करते थे। और कहते हैं शतरंज इनका मनोरंजन का एक अन्य साधन था, शतरंज। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आपको बताऊं कि 2015 नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि शतरंज का खेल भारत की देन है। अमीर खुसरो ने ये कहा था। अमीर खुसरो सल्तनत काल के प्रमुख विचारक थे, इतिहासकार थे। इनकी पुस्तक थी खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, इसमें ये विचार रखते हैं। तो ये होगी बात। आगे बात करते हैं आर्थिक जीवन में। देखें, आर्थिक जीवन पर जब भी बात करेंगे 3 फैक्टर हैं इनके पास में। 3 फैक्टर क्या क्या हैं? X1 है इनके पास में, X2 इनके पास में, X3 इनके पास में। तो अब ये मैंने क्या बताया, ये सुने आप क्या है। X1 का देखो तात्पर्य है कृषि अधिशेष। X1 का क्या तात्पर्य है? कृषि अधिशेष है इनके पास में। मतलब केवल इतनी खेती नहीं है कि केवल उसको खाने के लिए उपयोग में लाए, उसको एक्स्ट्रा इनके पास में खेती है। इसको एग्रीकल्चर सरप्लस या कृषि अधिशेष कहते हैं। X2 का मतलब है आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार मतलब सिंधु सभ्यता के जो स्थल है उनमें व्यापार किया जा रहा है आपस में। X3 का मतलब है बाह्य व्यापार, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य देशों से
जैसे कि मेसोपोटामिया हो गया, ईरान हो गया, यूनान हो गया, है ना, मिस्र हो गया, इन सभी देशों से इनके व्यापार हो रहे थे, बाह्य व्यापार। तो तीनों फैक्टर थे इनके पास में, क्या क्या, X1 2 3। और जब ये तीनों फैक्टर होते हैं यानी व्यापार हो रहा है, तो सिक्के भी स्वाभाविक सी बात है होंगे। तो इनके जो सिक्के थे ये बने थे सेल खड़ी के। अब सेल खड़ी जो एक पत्थर है, पत्थर से बनी हुई मुद्रा प्रमाणिक नहीं मानी जाती, क्योंकि मुद्रा होनी चाहिए कैसी, धातु की। इस सेल खड़ी को इंग्लिश में कहते हैं स्टेटाइट। तो पूछे इनकी मुद्रा किससे बनी थी, चाहे स्टेटाइट दे दे ऑप्शन में या सेल खड़ी दे दे, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। तो इसको इतिहास में प्रमाणिक मुद्रा नहीं माना गया है, क्योंकि ये जो मुद्रा है ये पत्थर से निर्मित थी। ये बात आपकी होगी क्लियर। और इसके अलावा अगर देखें सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का व्यापक पैमाने पे ये प्रयोग करते थे। और यूनानी लोग इनके जो कपास को, जो सिंधु के लोग यूज करते थे, इसको सिन्नन नाम से कहा जाता था। फसलें कौन कौन सी है, गेहूं की फसल है, जौ की फसल है, मटर की फसलें हैं। लेकिन ये प्रश्न पूछते हैं, देखें, रागी की फसल के सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रमाण मिले, कहीं से भी इसके प्रमाण नहीं मिले हैं रागी की फसल के। चावल के लोथल रंगपुर से प्रमाण मिले, बात हमारी हो चुकी है। पशुपालन भी करते हैं, चूंकि देखो आज भी वर्तमान में भी सेवा प्रमुख जीडीपी का सोर्स है, लेकिन इसके अलावा भी पशुपालन तो हो ही रहा है, कृषि भी हो रही है ना। तो सारे कार्य हो रहे थे, पशुपालन, कृषि, परिवहन, सब कार्य देखने को मिलते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि गुजरात के लोग तो हाथी पालते थे, और इनका एक श्रृंगी पशु बहुत ही महत्व का पशु था। ये नीचे वाला देखो आप, ये एक एक आकृति मिली है, क्ले इमेज मिली है, जिसपे देखें एक पशु को दर्शाया गया है। इस पशु के एक ही सींग है। संभवतः हो सकता है ये इस तरह से डिजाइन, इस तरह से ये उसकी फोटो कि एक सींग के पीछे दूसरा सींग हो इसके, यहाँ अगर हम देखें। लेकिन बनाई इस तरह से गई है कि इतिहासकारों ने इसको एक श्रृंगी पशु ही कहा है। क्वेश्चन पूछते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु कौन सा था। ऑप्शन में आएगा, देखो ये देखने में बैल जैसा लग रहा है, तो ऑप्शन में बैल भी आ जाएगा, ऑप्शन में एक श्रृंगी भी आ जाएगा, कुत्ता भी आ जाएगा, अन्य कोई घोड़ा आ जाएगा मान लो। तो आपको बैल के साथ ना जाकर एक श्रृंगी पशु के साथ जाना है। इसके अलावा बात करें कि सीप का बाट मिला है मोहनजोदड़ो से, लोथल से हाथी दांत का स्केल फुट्टा मिला है माप के लिए। गणना में 16 का प्रयोग किया गया था, यानी गणना में इस तरह का प्रयोग करते थे, 16, 32, 64। अब क्वेश्चन आया हुआ है 64, 128 नेट में, कि गणना में किस अनुपात का प्रयोग करते थे। तो 16 को अगर मैं 1 मानता हूँ, 32 को मैं 2 मानता हूँ, 64 को मैं अगर 16, 32, 48, 64 चौथा भाग मानता हूँ, 4 गुना हो गया ना 16 का, और ये हो गया कितना इसका, 8 गुना। तो ये अनुपात है इनके, गणना में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे वर्तमान में हम दशमलव पद्धति का प्रयोग करते हैं, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, है ना। तो ये 16 में, ये गणना में 16 का प्रयोग करते थे, महत्वपूर्ण बात है ये। अब ये कुछ फोटोज मैंने दे रखी है जिसमें ये अन्य देशों से व्यापार करते थे। जैसे कि ये मैं आपको बताऊं, ये मेसोपोटामिया को दर्शाया गया यहाँ, इराक है, इससे व्यापार करते थे। और ये जो है अपने सीरिया से या यूरोप से, इन देशों से व्यापार करते थे, है ना। तो ये, और यहाँ ओमान से व्यापार कर रहे हैं, तो ये जिन जिन देशों से व्यापार करते थे उनको मैंने दर्शाया हुआ है फोटो में। तो एक तो पहला पॉइंट हम देखें कि मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, इराक से। और यहाँ के शासक सारगोन पे आपने बात कर रखी है। सारगोन शासक कहता है कि दिलमन माकन मेलुआ के लोग मेरे यहाँ लंगर डालते। लंगर जहाज में चूंकि ब्रेक नहीं होते पानी के जहाज में, तो इस तरह की एक आकृति होती है, इसको लंगर कहते हैं। इस लंगर के माध्यम से जहाज़ों को रोका जाता है, समुद्र में इनको छोड़ दिया जाता है, और ये नीचे की ज़मीन पर टकरा के जहाज़ की स्पीड कम कर देते हैं। ये लंगर डाला करते थे मेलुहा, माकन, दिलमुन के लोग। अब ये मेलुहा जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहा गया था, इंपॉर्टेंट बात। दिलमन की पहचान बहरीन से है, माकन की मकरान से है, मेलुहा की हड़प्पा से, मैंने बात की ना ये। अब ये भी पूछते हैं कि जो दिलमन है इसको क्या कहा गया, उगते हुए सूर्य का देश कहा गया इसको, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये हाथियों का देश इसको कहा गया। दो प्रश्न है, उगते हुए सूर्य का देश और हाथियों का देश। तो ये व्यापार के संबंध में कुछ जानकारी। इसके अलावा किन किन देशों से क्या क्या ये आयात करते थे, क्या क्या ये प्राप्त करते थे, ये भी प्रश्न पूछते हैं। चांदी ईरान से, तांबा आज भी देखो खेतड़ी से निकलता है। देखो जो इजी पहले उनको याद कर लेते हैं। वर्तमान में भी तांबा निकलता है खेतड़ी, झुंझुनू, राजस्थान से। एक तो ये,
फिर देखो शंख वगैरह कहाँ मिलेंगे, जहाँ तट होगा तो पश्चिमी तट कच्छ वाले क्षेत्र से, गुजरात से। सोना आज भी कोलार से निकलता है, कोलार से सोना प्राप्त करते थे। और कश्मीर आपको पता है बहुमूल्य चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो कश्मीर से बहुमूल्य पत्थर प्राप्त करते थे, और कश्मीर से, काठियावाड़ गुजरात में। तो ये तो आपको 4 पॉइंट तो ऐसे याद हो गए। अब 2-3 याद करने, ईरान से चांदी, शीशा राजस्थान से, अजमेर से, लाजवर्द मणि अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। तो ये, इसके अलावा देखो ये बंदरगाह, ये भी, इन पे भी प्रश्न पूछा गया है। तो देखो मैंने अभी आपको सूत का गेंडोर बताया था, जैसे ये अपने ये मान लो कि सूत का गेंडोर था, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान या कोने में। और इसके बिल्कुल पास में ही है ना एक और है, ये सूत का को भी है, ध्यान रखना। सूत का गेंडोर के पास सूत का को भी है। ये बंदरगाह थे। तो लोथल है, रंगपुर है, प्रभासपट्टनम है, बालाकोट है, सूत का गेंडोर, ये सब बंदरगाह थे इस काल के प्रमुख। तो आगे हम बात करेंगे लिपि पे, कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी और लिपि के बारे में विद्वानों के क्या विचार हैं। तो लिपि, पहली बात तो कि 1853 में कुछ लिपि के अवशेष मिले थे, 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी। आज तक पढ़ा नहीं गया, इस वजह से इसको आदि ऐतिहासिक काल में माना गया, जो कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था। कुछ विद्वान कहते हैं द्रविड़ लिपि है, जिसमें हैरास और टीबरो है। टीबरो, हैरास इन्होंने भी पढ़ने का प्रयास किया, सफल नहीं हुए। ये प्रश्न पूछते हैं कि भारत के एक विद्वान थे जिन्होंने सिंधु लिपि पढ़ने का प्रयास किया, ये कौन थे? आई महादेवन। ठीक है, आई महादेवन ने सिंधु लिपि पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन ये सफल नहीं हुए थे। और 64 मूल चिन्ह थे, जैसे मैं आपको नीचे फोटो में दर्शाऊं, तो आप नीचे नीचे फोटो में देखो कि जैसे ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है ना। तो एक ही अक्षर, तो एक ही 8, उसको मतलब थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया। मतलब मेन तो 64 चिन्ह ही थे, और उन्हीं 64 चिन्हों से 250 से 400 अक्षर बना दिए गए। और यहाँ आप अगर आप फोटो में देखो तो अलग अलग इसमें फोटोज के अंदर भाव दे रखे हैं। इन भावों को क्या समझें, जैसे यहाँ देखो स्वास्तिक का साइन है ना। यहाँ आप देखो तो ये देखो, ये स्वास्तिक का साइन रहा, कहीं ये कुछ साइन है, कहीं कुछ साइन है। तो ये भाव थे इसमें अलग अलग, इन भाव को समझा नहीं गया, इस वजह से इसको भाव चित्रात्मक कहा गया, और इस वजह से इसको पढ़ा नहीं गया। लोगो फोनेटिक भी इसको कहते हैं। अब विद्वानों के अंदर ये थोड़ा सा इसको लेके संशय है, आज के जो इतिहासकार है भारत के, कि अंग्रेजों के समय इसकी खुदाई का कार्य किया गया और जानबूझकर इसकी लिपि को नहीं पढ़ा गया। यदि इसकी लिपि को पढ़ा जाता तो शायद इसके कई जो सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी थी वह अधूरी रहेगी, वह पूर्ण रूप से सामने आ जाती, और भारत के इतिहास को एक गौरवमयी रंग मिलता। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाया। फिर देखें, इसको वोस्ट्रोफेदन भी कहते हैं, इस लिपि को, सिंधु लिपि को वोस्ट्रोफेदन कहते हैं। वोस्ट्रोफेदन का देखो तात्पर्य है कि लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इस तरह से चलती है ना। भाई हिंदी में अपने इधर से लिखते हैं, उर्दू में ऐसे लिखते हैं, तो इसने दोनों हिंदी और उर्दू को मिक्स कर दिया था, इनकी ये विशेषता। और फिर हम बात करेंगे धर्म, और धर्म के बात करेंगे पतन पे चर्चा, और आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। देखो धर्म पे जब भी बात करें हम, तो आप इसको इस तरह से समझें कि धर्म के 2 प्रकार हैं। धर्म के 2 प्रकार। धर्म शब्द जो है वह है संस्कृत भाषा के से बना है, धार्यति इति धर्म, जिसको धारण किया जाए वह धर्म है। अब धर्म जो है इसके 2 प्रकार हैं। एक तो देखें प्रवृत्ति मूलक, एक तो धर्म का प्रकार है प्रवृत्ति मूलक। ठीक है, एक निवृत्ति मूलक। निवृत्ति मूलक पे हम बाद में बात करेंगे। देखो प्रवृत्ति मूलक का तात्पर्य होता है, प्रवृत्ति मतलब ग्रहण करना। ये धर्म कुछ ग्रहण करने की इच्छा से प्रेरित है। तो जिस भी भौतिक संसाधन से फायदा, उस भौतिक संसाधन का, भौतिकतावाद, जिस भी भौतिक संसाधन से फायदा, उस भौतिक संसाधन की पूजा करने लगो। पीपल से फायदा, पीपल की पूजा करो। नाग से फायदा या नाग से डर लग रहा है, नाग की पूजा करो। सूर्य से फायदा, सूर्य की पूजा करो। तो यानी कि ये जो धर्म है प्रवृत्ति मूलक, ये बहुदेववाद की ओर ले जाता है, बहुदेववाद की ओर ले जाता है। समझ गए आप? प्रवृत्ति मूलक धर्म का तात्पर्य
कि जिस भी संसाधन से फायदा, उसको ईश्वर के रूप में परिणित कर दो और उसकी पूजा करना शुरू कर दो। सोमवार को शिव जी से फायदा, शिव जी की पूजा करो। मंगलवार को हनुमान जी से फायदा, हनुमान जी की पूजा करो। बुधवार को गणेश जी की पूजा करो। इसी तरह से जिस भी देवता से फायदा या जो देवता भौतिक संसाधन से जुड़ा हुआ है उसकी पूजा करना प्रारंभ कर दो। तो ये इस तरह से ये इनका धर्म था जो कि बहुदेववाद की ओर ले गया था। पहला पॉइंट देखते हैं कि बड़ी संख्या में पक्की मूर्तियां मिली हैं, मात्र देवी की मूर्तियां अधिक मिली हैं, और मोहनजोदड़ो में मैंने आपको बताया शिव जी की आकृति मिली है। लिंग पूजा का भी प्राचीनतम प्रमाण मिला ये। कुबड़ वाला सांड इनका धार्मिक महत्व का पशु था। पीपल, नीम, बबूल सबकी पूजा होती थी। नाग की भी पूजा होती थी। देखो, जिससे फायदा या जिससे डर लगा, जैसे मान लो अग्नि का फायदा भी है, और अग्नि ज़्यादा हो जाएगी तो नुकसान भी है। भाई भोजन पकाने में भी काम आएगी, और ज़्यादा हो जाएगी तो जंगल जला भी देगी, इनके घर भी जला देगी। ऐसा ही जल के साथ है। पीपल है जो दिन और रात दोनों टाइम में ऑक्सीजन छोड़ता है। बाकी सभी पेड़ रात को जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो दिन और रात दोनों टाइम में मतलब लाभ दे रहा है उसकी पूजा करना प्रारंभ कर दो। तो इस आधार पर इन्होंने देवताओं की रचना करी और उनकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अब 3 प्रकार से इनका डेड बॉडी का डिस्पोज हो रहा था, जो कि इनकी धार्मिक आस्था को दर्शा रहा है। दफना देना, दूसरा जला देना, तीसरा या नीचे देखो आंशिक शवादान, मतलब डेड बॉडी को जंगल में फेंक दिया, बचा कुचा जो भी था उसको लाके इन्होंने खड्डे में डाल दिया। ये 3 तरह के से ये करते थे। लेकिन लोथल में युग्म शवादान मिला है, हड़प्पा में ताबूत मिला है, और ये बताऊँ मैं आंशिक शवादान का साक्ष्य अपने भावलपुर में मिला है जो कि पाकिस्तान में है। और लास्ट हम बात करें कि यहाँ से मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मंदिर की शुरुआत गुप्त काल में है, और दर्शन यानी फिलोसफी भी देखने को नहीं मिलती है, वह भी उपनिषद काल में देखने को मिलती है। अब इसके पतन पे बात करेंगे और टॉपिक को हम विराम देंगे। सबसे पहले देखो, ये 2015 में प्रश्न पूछा गया है मैच मेकिंग में, तो आपको ये विचार और विचारक दोनों याद होने चाहिए। मैं आपको याद करवा दूंगा। देखो, बाढ़ को कैसे याद करें कि देखो, बार बार बाढ़ आई और मोहनजोदड़ो का विनाश हो गया। चंद्रद्रोह में भी बाढ़ आई, तो बाढ़ के कई जगह से प्रमाण मिले हैं, और प्रमाणों के आधार पे कौन बोलेगा जो कि इस समय प्रमुख है। जॉन मार्शल कह रहा है कि मुझे तो भी बाढ़ के प्रमाण मिले हैं, तो मैं तो कहता हूँ बाढ़ से विनाश हो गया। तो मार्शल मेके राव ने कहा बाढ़ से विनाश हो गया। एक बात तो ये कनेक्ट हो गया। एक मार्शल आओ आप लास्ट पॉइंट पे, प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता का मतलब प्रशासनिक ढांचा कोई था नहीं, इस वजह से इनका पतन हो गया। चूंकि वास्तव में हमने देखा कि इस तरह का कोई जानकारी में नहीं मिलती, और ये भी प्रमाण नहीं मिले इस तरह के कोई मार्शल को। तो मार्शल ने कहा प्रशासनिक शिथिलता से पतन हो गया। 2 विचार याद हो गए। नदी ने अपने मार्ग बदल दिए, इस वजह से इनका पतन हो गया। नदी मार्ग में परिवर्तन, नदी होती है लंबी, लैम्ब्रिक ने विचार दिया, याद हो गया। दूसरे प्रकार का जल प्लावन, मतलब बादल फट गया, बहुत ज़्यादा पानी गिरा कहीं से, तो बहुत ज़्यादा जब पानी आएगा तो छोटी मोटी चीज़ें सब बह जाएगी, तो राई रुई सब बह जाएगी। राइक से सानी, ये हो गए इसके विचार याद। बाह्य आक्रमण इंपॉर्टेंट बात है। 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत में आए थे। तो आर्यों का एक प्रमुख ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 2-3 शब्द मिलते हैं, जैसे पुरंदर एक शब्द मिलता है ऋग्वेद में, एक शब्द मिलता है पुरंदर, पूरों को ढाने वाला, इंद्र के लिए। व्रत नामक राक्षस का हनन करने वाला, ये भी इंद्र के लिए उपयोग में लाए गए ये शब्द। तो इन शब्दों के आधार पर कहा गया कि 1500 ईसा पूर्व में आर्य आए और इन्होंने सिंधु सभ्यता का विनाश कर दिया। ये विचारक कौन कौन है? हीलर, चाइल्ड और वुली पिकेट। अब ये प्रश्न पूछा कि सबसे पहले विचार किसने प्रस्तुत किया? मार्टिन हीलर और गार्डन चाइल्ड ने ये पहले प्रस्तुत किया विचार। ये भी नेट में प्रश्न आया हुआ है। फिर 3-4 विचार और है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन हो गया, सर्दी की जगह गर्मी, गर्मी की जगह सर्दी पड़ने लगी, और जब वायु चलेगी तो स्टाइल बिगड़ जाएगी बालों की, तो आर्यस्टाइन ने विचार दिया। पारिस्थितिकी या संतुलन, इकोलॉजिक सिस्टम फेल हो गया, मतलब ऊपर से सर्विस फेयर नहीं आ रही भगवान की तरफ से, फेयर सर्विस, ऐसे याद कर लो, फेयर सर्विस। फिर ये कहता है गग्गर नदी में शुष्कता आ गई या गग्गर नदी सूख गई, इस वजह से पतन हुआ। तो देखो, सूख का विचार किसने दिया? सूद ने सूख का विचार दिया। सूद ने, सूद के साथ अग्रवाल, ऐसे कनेक्ट कर लो, सूद अग्रवाल।
दो विचार और हैं, भूतात्विक परिवर्तन राइक्सडेल से, और लास्ट विचार है निरंतरता का सिद्धांत। इसको आप इस तरह से कनेक्ट करें कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो जाता, आज भी शिव जी की पूजा होती है, आज भी पीपल की पूजा होती है, नाग की पूजा होती है, योगी की मूर्ति मिली है, योग आज भी प्रचलन में है, मात्र सत्तात्मक परिवार था, माताओं की आज भी उपासना की जाती है। तो अगर इन सब का पतन हो जाता तो क्या ये आज भी अस्तित्व में रहते? नहीं रहते। तो इनका पतन नहीं हुआ, इनके नगरीय ढांचे का पतन हुआ, अतः इनकी निरंतरता बनी हुई है, बनी हुई रही। ऐसा विचार मलिक और पोसेल ने दिया। देखो, भारतीय इतिहास का पहला नगरीकरण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। ये भारतीय इतिहास का पहला नगरीकरण माना जाता है। इसी समय इसका पतन भी हो गया था। भारतीय इतिहास का दूसरा नगरीकरण जो माना जाता है वो 600 ईसा पूर्व 600 बीसी में माना जाता है, और ये जो है गुप्तों तक चला था। गुप्तों के अंतिम काल में स्कंदगुप्त के समय इसका पतन हो गया था। तीसरे नगरीकरण की शुरुआत हुई थी 900 साढ़े 900 एडी में। दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत होती है, जो वर्तमान तक जारी है। सल्तनत काल और मुगल काल में भी इसका विकास देखने को मिलता है, वर्तमान तक ये जारी है। 3 नगरीकरण है, इन पर भी प्रश्न पूछते हैं। तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया। अगले टॉपिक में हम वैदिक काल पे चर्चा करेंगे।